विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने नैतिक जांच के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद परीक्षण जांच का अर्थ और परीक्षण जांच की सीमा को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन परीक्षण जांच के लाभ, हानियां और परीक्षण जांच के संबंध में अंकेक्षक का उत्तरदायित्व और परीक्षण जांच अपनाते समय अंकेक्षक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं परीक्षण जांच के लाभ। परीक्षण जांच अंकेक्षक के लिए बहुत ही लाभप्रद अंकेक्षण तकनीक है। इससे अंकेक्षक का कार्य आसान होने के साथ साथ कम समय में पूरा हो जाता है। मुख्य रूप से जो परीक्षण जांच के लाभ हैं उनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है समय व श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। परीक्षण जांच में सभी व्यवहारों की जांच न करके केवल कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है, जिससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। इस बचे हुए समय का उपयोग अंकेक्षक अपना अन्य काम पूरा करने में कर सकता है, इसलिए अंकेक्षक के समय और श्रम की बचत होती है। दूसरा लाभ है सही परिणाम, करेक्ट रिजल्ट्स। यदि अंकेक्षक ने नमूने के लेखों का चयन बुद्धिमानी और विवेक से किया है तो इसका परिणाम सही होता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि नमूने का व्यवहार सही है तो समस्त व्यवहार सही होंगे। तीसरा लाभ है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्व बढ़ना, मीन्स इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। परीक्षण जांच के परिणामों की शुद्धता तथा सफलता बहुत सीमा तक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि नियंत्रण प्रणाली संतोषप्रद है तो अंकेक्षक परीक्षण जांच का उपयोग करता है तथा जांच के आकार को सीमित रखता है। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण के महत्व को बढ़ावा मिलता है और अंकेक्षक इस नियंत्रण प्रणाली को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव नियोक्ता को दे सकता है। चौथा लाभ है संस्था के कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण, मोरल चेक ऑन स्टाफ ऑफ द एंटिटी। परीक्षण जांच से संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों में यह शंका बनी रहती है कि किसी भी कर्मचारी के कार्यों का चयन नमूने में किया जा सकता है, अतः वे सभी कर्मचारी सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं और इसका कारण उन पर एक नैतिक नियंत्रण रहता है कि सबके काम की जांच होगी और गलती पकड़ी गई तो ऐसी दशा में उनकी इनएफिशिएंसी, अकुशलता प्रदर्शित हो जाएगी। पांचवा लाभ है कम खर्चीली इकोनॉमी। परीक्षण जांच अंकेक्षक के कार्य तथा अंकेक्षण पर होने वाले व्यय दोनों को कम करता है, क्योंकि इससे सभी लेखों की जांच न करके कुछ चुने हुए लेखे और व्यवहारों की ही जांच की जाती है। तो समय कम लगता है अंकेक्षक को और समय कम लगने से वो अपनी ऑडिट फीस भी कम रखता है, इसलिए ये कम खर्चीली है। छठा लाभ है बड़ी संस्था का अंकेक्षण शीघ्र पूरा होना। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमेशा लाखों में ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ विस्तृत जांच संभव भी नहीं है। तो बड़ी संस्थाओं का यदि अंकेक्षण परीक्षण जांच के माध्यम से किया जाता है तो वो जल्दी पूरा हो जाता है और वित्तीय विवरण जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे परीक्षण जांच की हानियाँ।
डिसएडवांटेजेज ऑफ टेस्ट चेकिंग। जैसे परीक्षण जांच के लाभ होते हैं, उसी प्रकार परीक्षण जांच की हानियां हैं। पहली हानि है त्रुटियों तथा कपटों का छिपा रह जाना। एरर्स एंड फ्रॉड्स रिमेन अनडिटेक्टेड। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पद्धति हो, हर एक के गुण दोष होते हैं। जिसमें गुण ज़्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं, उसे अपनाया जाता है। जिसमें दोष ज़्यादा हो, उसको नहीं अपनाया जाता। और दोष हमेशा किसी पद्धति का नहीं, उसे लागू करने वाले का होता है। तो पहली त्रुटि, जो त्रुटियों और कपटों का छिपा रह जाना दोष है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। परीक्षण जांच में सभी व्यवहारों की जांच नहीं होती, कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच ही की जाती है। अतः जिन व्यवहारों की जांच नहीं हो पाती है, उनमें गलती छिपी रहने की संभावना बनी रहती है। अतः परीक्षण जांच में गलती के छूटने की संभावना रहने के कारण इसकी विश्वसनीयता पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा दोष है अंकेक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाना। इंक्रीज द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। परीक्षण जांच से अंकेक्षक अपने कार्यभार को तो कम कर सकता है, परंतु किसी भी प्रकार से उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। जिन व्यवहारों को उसने जांचा नहीं है, उनमें कोई गलतियां रह जाती है, तो उसके लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंकेक्षक यह कहकर बच नहीं सकता है कि उसने परीक्षण जांच की है। तीसरा दोष है व्यवसाय के कर्मचारियों का असावधान होना। केयरलेसनेस ऑफ क्लाइंट्स स्टाफ। नियोक्ता के कर्मचारी ये जानते हैं कि सभी लेखों की जांच नहीं की जाएगी, कुछ चुने हुए लेखे ही देखे जाएंगे, जांच के दायरे में आएंगे, तो वे असावधान और लापरवाह हो जाते हैं। और असावधानी और लापरवाही गलतियों को जन्म देती है, इसलिए गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। चौथी हानि है जांच की विश्वसनीयता कम। लेस रिलायंस ऑफ चेकिंग। कुछ व्यवहारों की जांच के आधार पर यह मान लेना कि उसी तरह के अन्य व्यवहार सही होंगे, तो ये गलत निर्णय होता है, क्योंकि अंकेक्षक कोई मशीन नहीं है जो ये साबित करे कि उत्पादन की कुछ इकाइयां सही होने पर से सभी इकाइयां सही ही होगी। अतः जांच की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है टेस्ट चेकिंग से। और पांचवी हानि है अंकेक्षण प्रतिवेदन असंतोषप्रद। अनसेटिस्फैक्टरी ऑडिटर्स रिपोर्ट। परीक्षण जांच में त्रुटियां और गबन रहने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ऐसी जांच के आधार पर जो अंकेक्षण प्रतिवेदन या ऑडिटर्स रिपोर्ट दी जाती है, वो संतोषजनक नहीं हो सकती। उसके बाद छठी हानि है छोटे व्यवसाय के लिए उपयोगी नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े व्यवसाय में तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो सारे के सारे एक साल के ट्रांजैक्शन महीने भर में 20 दिन में अंकेक्षक के लिए पूरा करना संभव नहीं होता, इसलिए वो टेस्ट चेकिंग को अपनाता है। पर छोटा व्यापार है और वहाँ यदि टेस्ट चेकिंग अपना नहीं जाए, तो ऐसी दशा में 100% गलतियां रहने की संभावना होगी, क्योंकि पहले से ही ट्रांजैक्शन कम है। तो इसलिए छोटे व्यवसाय के लिए ये उपयोगी नहीं होती है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे परीक्षण जांच और अंकेक्षक का उत्तरदायित्व। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग। परीक्षण जांच का प्रयोग करते समय अंकेक्षक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षण जांच अपनाने पर
यह अपने उत्तरदायित्व के बचाव में यह तर्क नहीं दे सकता कि उसने परीक्षण जांच से अंकेक्षण कार्य किया है। अतः जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाए कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विश्वसनीय और संतोषजनक है, तभी उसे परीक्षण जांच को अपनाना चाहिए और परीक्षण जांच अपनाते समय उसे परीक्षण जांच से संबंधित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। परीक्षण जांच में यदि कुछ अनियमितताएं मिलती है तो अंकेक्षक को जांच का दायरा बढ़ा देना चाहिए। उसे ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि परीक्षण जांच अंकेक्षक के कार्य को कम कर सकती है, परंतु उत्तरदायित्व को कम नहीं करती। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बताई हुई है पहले। अंकेक्षक को परीक्षण जांच के संबंध में प्रचलित परंपराओं के आधार पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान में कुछ ऐसी परंपराएं अंकेक्षण के क्षेत्र में चल रही है कि अंकेक्षक व्यवसाय के छोटे कर्मचारियों के कार्यों की और अधिक ध्यान न देकर बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यों की जांच पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सर्वदा उचित भी है, क्योंकि छोटे कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में प्राथमिक कर्तव्य अंकेक्षक का न होकर संस्था के बड़े अधिकारियों का होता है। उन्हें छोटे कर्मचारियों को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करना चाहिए कि वे पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें, जिससे कम से कम गलतियां होगी। बड़े अधिकारियों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना तथा उनके कार्यों का पुनर्निरीक्षण करना इसलिए भी आवश्यक है कि बड़े अधिकारी की गलती व कपट की धनराशि भी बड़ी होती है। अतः अंकेक्षक परीक्षण जांच के संबंध में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, मतलब अंकेक्षक को अधिक सतर्क रहना चाहिए। अब इसके बाद में आगे अपन डिस्कस करेंगे परीक्षण जांच अपनाते समय अंकेक्षक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां। तो केयरफुलनेस while applying test checking in the audit work। तो अब अपन ने टेस्ट चेकिंग की सारी चीज़ समझ ली, उससे अपन को ये पता लगा कि भाई परीक्षण जांच की हानियां क्या है, उसका कितना उत्तरदायित्व बन सकता है। तो अब ये समझना भी जरूरी है परीक्षण जांच यदि करनी है तो अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सके। सबसे पहली सावधानी है, जहाँ तक संभव हो अंकेक्षक को परीक्षण जांच के लिए नमूने के व्यवहारों का चयन करते समय सभी लेखा पुस्तकों से तथा पूरी लेखा अवधि के व्यवहारों को ध्यान में रखकर चुनाव करना चाहिए, जिससे चयनित व्यवहार संपूर्ण लेखों का सही प्रतिनिधित्व करे। दूसरा पॉइंट है, व्यवहारों का चयन देव योग मतलब रैंडमली से करना चाहिए, मतलब सिलेक्शन हो वो एट रैंडम हो, देव योग से, तथा ऐसे चयनित व्यवहार बचे हुए समस्त व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी है, प्रथम और अंतिम माह के लेखों की विस्तार से जांच करनी चाहिए। जब अपना लेखा वर्ष शुरू होता है उस महीने की और जहाँ लेखा वर्ष खत्म होता है, जैसे अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल और मार्च की विस्तार से जांच करनी चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट सामान्यतया शुरू में और अंत में ही होने की संभावना बनती है। चौथा ध्यान रखने योग्य चौथी बात है, अंकेक्षक को अनिवार्य रूप से परीक्षण जांच के परिणामों का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं न जांचे गए लेखों में से कुछ और लेखों के जांच करने की आवश्यकता तो नहीं है, तो रिव्यू जरूर करना चाहिए। पांचवा है, परीक्षण जांच के लिए व्यवहारों का चयन करते समय नियोक्ता के कर्मचारियों से किसी प्रकार का परामर्श नहीं करना चाहिए। मतलब जो नियोक्ता के कर्मचारी हैं, एंटिटी के कर्मचारी हैं, उनसे कुछ भी पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि मैं कैसे व्यवहारों की जांच करूं, काम मेरे को गलती मिलेगी, नहीं, अपने स्व विवेक से ही करना चाहिए, क्यों कोई ये थोड़ी बताएगा कि मैंने यहाँ गलती की है, आप पकड़ लो। और लास्ट अंतिम बिंदु है, रोकड़ व बैंक व्यवहारों से संबंधित लेखों की विस्तार से और गहन जांच करनी चाहिए। जो कैश और बैंक
के ट्रांजैक्शंस है उनकी डिटेल में जांच होनी चाहिए, क्योंकि गबन होने की संभावना दो जगह सबसे ज़्यादा होती है, माल में और रोकड़ में, और बैंक की रोकड़ का ही हिस्सा है, इसलिए इनकी डिटेल में जांच करनी चाहिए। ये काम हो गया आपका कि भाई अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत नैतिक जांच और परीक्षण जांच। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर का मेन काम पूरा हो गया, जो अपना था अंकेक्षण कार्य प्रारंभ का।